हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर से नीट के अंदर डेफिनेटली 2 या 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा उस पेपर के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो नीट पर्पज से यहाँ से आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, ठीक है, वो उसकी मैग्नेस से पूछे जाएंगे। फोटोसिंथेसिस का जो मैग्नेट होगा वो वहां से पूछे जाते हैं बेसिकली। तो इस चैप्टर के अंदर या फिर इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मेन फोकस उस मैग्नेट पे ही करेगा बेसिकली। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का अगर सिंपल सा डेफिनेशन देखा जाए, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटो इन द सेंस लाइट, सिंथेसिस इन द सेंस फॉर्मेशन। तो लाइट डिपेंडेंट कन्वर्जन ऑफ CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल इनटू द कार्बोहाइड्रेट, या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये लाइट एनर्जी का या फोटोनिक एनर्जी का कन्वर्जन है किसमें? केमिकल एनर्जी के अंदर, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट बेसिकली। दूसरा कि ये एनाबॉलिक प्रोसेस है और एंडरगोनिक प्रोसेस है, क्योंकि रेस्पिरेशन हमने देखा था कि वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस था और एक्सर्गोनिक था। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस वो कैसा है? एनाबॉलिक प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इन द सेंस यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, सिंथेसिस होगा बेसिकली। एंडरगोनिक इस वजह से बोला है कि यहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है, लाइट एनर्जी को यूटिलाइज किया जा रहा है बेसिकली। रेस्पिरेशन में वहां लिबरेट हो रहा था एनर्जी। ठीक है, तो ये एंडरगोनिक प्रोसेस है और एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है और एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है बेसिकली। ठीक है, यह कन्वर्जन है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, अर्थ के ऊपर जो फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस एल्गीज के थ्रू होता है, दैट इज नियर अबाउट 85% फोटोसिंथेसिस बेसिकली। जबकि 10% जो फोटोसिंथेसिस इट इज डन बाय द लैंड प्लांट बेसिकली। ठीक है, दूसरा थिंग कि पूरे अर्थ के पास ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंडिविजुअल्स की लाइफ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि फूड सिंथेसिस से ही फर्दर फूड चेन ग्रो करता है या रन करता है बेसिकली। ठीक है, तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो और इसी वजह से ऑटोट्रॉफिक इंडिविजुअल से ही रन करता है वो फूड चेन, जो इनिशिएशन जो होगा फूड चेन का वो एक ऑटोट्रॉफिक इंडिविजुअल और फोटोसिंथेटिक इंडिविजुअल से ही स्टार्ट होगा बेसिकली। तो उन प्लांट्स को फर्दर एनिमल्स यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, और वो प्रोसेस जो होगा या फिर वो फूड चेन जो होगा वो कंटिन्यूस रन करेगा यहाँ। तो मैं उन उन स्टेप्स को या फिर उन डेफिनेशंस को या फिर उन इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट्स है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेसिकली। तो फोटोसिंथेसिस है क्या? लाइट कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ ये लाइट डिपेंडेंट कन्वर्जन ऑफ CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल इनटू कार्बोहाइड्रेट इनटू C6H12O6, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी बोल रहे थे, कार्बोहाइड्रेट। इसका दूसरा डेफिनेशन अगर मैं लेता हूं, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ लाइट जो एनर्जी दैट इज द फोटोनिक एनर्जी, ठीक है, लाइट तो फोटोन्स की फॉर्म में आता है बेसिकली। तो उस लाइट एनर्जी का कन्वर्जन है किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। दूसरा ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है इन विच carbohydrate is synthesized, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होगा बेसिकली। फोटोसिंथेसिस इट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक तो क्यों बोला इसको? क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होगा। ठीक है, एंड एंडरगोनिक प्रोसेस है। कैसा है वो? एंडरगोनिक प्रोसेस क्यों बोला उसको? क्योंकि वहां पे लाइट एनर्जी का कंज्यूम किया जा रहा है बेसिकली। ठीक है, एंडरगोनिक प्रोसेस।
यूजेस एनर्जी, इस वजह से इसको बोला गया एंडोगेनिक प्रोसेस। ठीक है। एट अर्थ मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस done by algae, that is near about 85%. 10% photosynthesis done by land plant, जो लैंडेड प्लांट्स है वो परफॉर्म करेंगे बेसिकली। ठीक है। इसका मैं अगर इक्वेशन देखता हूं, ठीक है, इसका मैं अगर इक्वेशन देखता हूं तो रिएक्शन अगर देखता हूं, रिएक्शन तो 6 CO2 प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, लाइट का रिक्वायरमेंट होगा, दिस इज लाइट इक्वल टू C6H12O6, C6H12 और O6 प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या होगा, लिबरेशन होगा बेसिकली। 6 ऑक्सीजन प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी 6 लिबरेट होगा, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल भी 6 ही फॉर्म होगा बेसिकली। तो यहाँ 6 CO2 को और 12 वाटर मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज किया जाएगा किसमें, एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल फॉर्म करने में बेसिकली। इन द सेंस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर फॉर्म करना है तो 6 CO2 का रिक्वायरमेंट होगा, 12 वाटर मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट होगा। अब मुझे यहाँ से 10 वाटर ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर बनाना है, 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर बनाना है, ठीक है, तो मुझे कितना CO2 का रिक्वायरमेंट होगा, कितने वाटर मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट होगा बेसिकली। ठीक है, तो वो सब हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो यहाँ 6 CO2 के बेसिस पे 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिबरेट हो रहा है, 6 CO2 के बेसिस पे 12 वाटर मॉलिक्यूल के बेसिस पे कितना, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिबरेट हो रहा है। अगर मुझे 36 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है, तो मुझे वाटर कितना चाहिएगा और CO2 मॉलिक्यूल कितना चाहिएगा, तो वो आप उस इस इक्वेशन के बेसिस पे कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो बेसिकली। ठीक है। दूसरा थिंग कि फोटोसिंथेसिस जो है इट इज डन बाय द लीफ। इन केस ऑफ द प्लांट इट इज डन बाय द लीफ बेसिकली। तो लीफ जो है वो साइड है फोटोसिंथेसिस का। बट इन केस ऑफ द ट्रैपा एंड टिनोस्पोरा वहां पे रूट के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। इन केस ऑफ ट्रैपा एंड टिनोस्पोरा photosynthesis is done by root, not by leaf, वो लीफ के थ्रू ना आगे किससे हो रहा है, रूट से हो रहा है। ध्यान रखना इन एग्जांपल्स। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस जो होता है वो किससे होता है, लीफ के थ्रू होता है बेसिकली। ठीक है। बात आता है कि फोटोसिंथेसिस के जो ये लाइट का जो रिक्वायरमेंट है, किस लाइट में वो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है और किस लाइट में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है। तो ध्यान रखना, ग्रीन जो लाइट है वहां फोटोसिंथेसिस नील मिलेगा, जबकि ब्लू और रेड लाइट जो है वहां फोटोसिंथेसिस मुझे ज्यादा मिलेगा बेसिकली। ठीक है। इन ग्रीन लाइट photosynthesis is nil, और कैसा होगा, nil होगा बेसिकली। बट हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस अकर in blue and red light or in par region
पार का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इन पार। पार का फुल फॉर्म फोटोसिंथेटिकली, फोटो एक्टिव रेडिएशन, एक्टिव रेडिएशन, उसको हम बोलते हैं क्या? पार। ठीक है, तो पार जो है उसके अंदर 400 टू 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ आएगी, वेवलेंथ की लाइट्स आएगी। ठीक है, तो इस रीजन के अंदर मुझे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस पूछ लेता है कि हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस, तो ध्यान रखना कि व्हाइट रीजन की जो लाइट होगी, ठीक है, या व्हाइट लाइट होगी या मोनोक्रोमेटिक जो लाइट्स होगी, ठीक है, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस मुझे हाईएस्ट मिलता है बेसिकली, या मोर मिलता है। और वो वेवलेंथ के बेसिस पे पूछता है तो 700 टू 400 टू 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होगी उसके बीच में फोटोसिंथेसिस मुझे ज़्यादा मिलता है, बेसिकली हाईएस्ट मिलता है। तो ये था उस कुछ फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को लेकर नहीं और कुछ जनरल कंसेप्ट को लेकर नहीं बेसिकली। फर्दर देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो एक्चुअल साइट है वो साइट है कहाँ पे। लीफ के अंदर तो हम बोल देते हैं, लेकिन लीफ के अंदर भी कहाँ पे? ठीक है, तो द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का साइट अगर देखें प्लांट्स के केस में, तो पूरा प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी है, तो यहाँ पे रूट्स भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है, दे आर रूट्स, दिस इज स्टेम और दे आर द लीफ, लीफ बेसिकली। ठीक है, तो इनमें से जब फोटोसिंथेसिस का साइट पूछता है तो आंसर विल बी द लीफ। अब इस लीफ को भी अगर मैं फर्दर लेके आता हूँ, लीफ, तो इस लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होंगे, ये मीजोफिल सेल्स। लीफ के अंदर भी फोटोसिंथेसिस का साइट अगर पूछ लिया जाए तो मीजोफिल सेल्स बेसिकली, दे आर मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स, सेल्स बेसिकली मीजोफिल सेल्स। ठीक है, तो मीजोफिल सेल्स जो होंगी ना, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, कंटेन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इनके पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है बेसिकली। ठीक है, तो यहां से एक मीजोफिल सेल्स को भी मैं फर्दर बताता हूं डिटेल से। तो एक सिंगल मीजोफिल है, इसके अंदर दे आर द क्लोरोप्लास्ट, मीजोफिल, दे आर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ठीक है, तो मीजोफिल सेल्स के अंदर में भी अगर जाता हूं, ठीक है, तो साइड में भी द क्लोरोप्लास्ट। तो डिटेल से फर्दर वन बाय वन अगर जाते हैं तो पहले तो स्टेम, पहले तो प्लांट के केस में लीव्स में फोटोसिंथेसिस, लीफ के अंदर जाते हैं तो मीजोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस, मीजोफिल सेल के अंदर जाते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस। यहाँ से मैं क्लोरोप्लास्ट को भी डिटेल से बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमें पता है डबल मेम्ब्रेन और सेरोनल है, जिसके पास दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन बेसिकली। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन जो होगी ना वो सराउंड करके रखती है स्ट्रोमा को, जो फ्लूइडिक रीजन है इस क्लोरोप्लास्ट का, उसको सराउंड करके रखती है कौन? इनर मेम्ब्रेन बेसिकली। ठीक है, तो इस का जो फ्लूइडिक रीजन है, दिस फ्लूइडिक रीजन इज नोन एज द स्ट्रोमा, उसको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रोमा बेसिकली, फ्लूइडिक जो रीजन होगा। दूसरा चीज कि इस फ्लूइडिक रीजन के अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और हर एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वहां पे थाइलाकॉइड, दिस इज द थाइलाकॉइड बेसिकली, थाइलाकॉइड। ठीक है, तो थाइलाकॉइड फर्दर पाइल अप होके नहीं, दे विल फॉर्म द स्टाक, द स्टाक ऑफ थाइलाकॉइड इज नोन एज द ग्रेनम, उसको हम बोलते हैं क्या? ग्रेनम। तो
कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज थाइलाकॉइड, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज थाइलाकॉइड। ग्रेना क्या है, स्टाफ ऑफ थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड, उस थाइलाकॉइड का जो स्टाफ है वो पूरा पाइल होकर जो बना है दैट इज द ग्रेना। तो एक ग्रेना जो होगा ना वो दूसरे ग्रेना से जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरा ग्रेना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेनल लैमिना। तो स्टाफ में बीच में जो रीजन है ना दिस इज द ग्रेनल लैमिना बेसिकली, ठीक है। तो इन ग्रेना से बाहर की साइड आउटर साइड है फ्लूइडिक रीजन, ठीक है। तो ध्यान रखना थोड़ा कि थाइलाकॉइड जो है वो थाइलाकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शंस रन करता है। फर्दर हम फोटोसिंथेसिस को जो डिस्कस करेगा, ठीक है। मैं को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि लेना देना मुझे इस क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस इस ये कंप्लीट दो रिएक्शंस के अंदर होता है, कंप्लीटेड इन टू रिएक्शन, वन इज light reaction and second is dark reaction basically, ठीक है। लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन बोलते हैं और डार्क रिएक्शन को हम ब्लैकमैन्स रिएक्शन बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन का जो साइट है, अब इस लाइट रिएक्शन का साइट पूछ लिया जाएगा, डार्क रिएक्शन का साइट पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक थाइलाकॉइड को यहाँ पे डिटेल से बता रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा इस थाइलाकॉइड, ये थाइलाकॉइड। तो ये थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, ठीक है। तो इसके अंदर थाइलाकॉइड के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है कि एक स्पेस है जिसको हम बोलते हैं ल्यूमन, थाइलाकॉइड ल्यूमन बेसिकली, ठीक है। थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एसोसिएटेड है, इसके अंदर ETC या ETS एसोसिएटेड है, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ETC और ETS का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और सिस्टम। ध्यान रखना कहाँ एसोसिएटेड है, इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ETS का एसोसिएटेड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली। तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से, ठीक है, जो लाइट रिएक्शन होगा इट विल अकर इन, ठीक है, इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो वहां साइड जो होगा लाइट रिएक्शन का दैट इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होंगे साइट इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। इन ETS का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो वो कहाँ आ रहे थे, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। तो इस लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होंगे, इसका जो प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का दैट इज ATP एंड NADPH2 which is the assimilatory power which used in the dark reaction, ठीक है। प्रोडक्ट of light reaction is assimilatory power that is ATP and NADPH2, ठीक है। इसी को ATP और NADPH2 को ही हम क्या सिमिलेटरी पावर बोलते हैं, ठीक है। तो इस ATP और NADPH2 को यूज में लेकर ही डार्क रिएक्शन रन करता है, ठीक है। तो जब तक ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक डार्क रिएक्शन रन नहीं करेगा। इसी वजह से हमें पहले लाइट रिएक्शन चाहिए होता है, ठीक है, प्लांट को। तो लाइट रिएक्शन जब होगा तब जाके उसके पास इस स्ट्रोमा के अंदर, ये स्ट्रोमा है, ठीक है, इस स्ट्रोमा के अंदर ATP
एंड NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन का जो साइट है दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर एटीपी और NADPH2। एटीपी और NADPH2 जो है वो एसिमिलेटरी पावर है। ठीक है, तो स्ट्रोमा जो है, इस स्ट्रोमा के अंदर रन करता है कैल्विन साइकिल, और ब्लैकमैन रिएक्शन भी हम उसको बोलते हैं और डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इस रिएक्शन को डार्क रिएक्शन, इसको रन करने के लिए जो मेन एंजाइम है दैट इज द रोबिस्को। ठीक है, तो रोबिस्को जो होगा उसका साइट जो है वो स्ट्रोमा, रोबिस्को का जो साइट है वो कौन है, स्ट्रोमा। इसी वजह से क्या होता है कि जो डार्क रिएक्शन होगा ना इट विल अकर इन स्ट्रोमल रीजन बेसिकली, दैट इज रोबिस्को। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है बेसिकली। ठीक है, और ध्यान रखना कि बायोस्फीयर के अंदर सबसे मोस्ट एंजाइम प्रेजेंट या सबसे ज्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट एंजाइम है दैट इज द रोबिस्को। ठीक है, वो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा है पूरे बायोस्फीयर के अंदर। ठीक है, तो आंसर विल बी द रोबिस्को बेसिकली। ठीक है, तो रोबिस्को का जो एक्चुअल साइट है वो क्या है, स्ट्रोमा है। उस स्ट्रोमा के अंदर रन करता है डार्क रिएक्शन, और इसको कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं और C3 साइकिल भी बोलते हैं, और C3 साइकिल भी इसको बोलेंगे बेसिकली। तो इस डार्क रिएक्शन के टाइम यूटिलाइज किया जाएगा CO2 को 6CO2 को। ठीक है, और यूटिलाइज किया जाएगा इस ATP और NADPH। ठीक है, तो इनको यूटिलाइज करके नहीं यहाँ बनाया जाएगा डार्क रिएक्शन के अंदर C6H12 और O6 बेसिकली, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, दैट इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बेसिकली। ठीक है, तो ये डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में तो क्या बन रहा था, ATP और NADPH2 को, इनको यूटिलाइज किया जा रहा था कहाँ पे, डार्क रिएक्शन के अंदर। ध्यान रखना कि डार्क रिएक्शन के लिए किसी टाइप से कोई लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है, वो इन एब्सेंस ऑफ लाइट में भी हो सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में भी हो सकता है, लेकिन हाँ लाइट रिएक्शन के लिए लाइट नेसेसरी है, क्योंकि जब तक लाइट नहीं होगा तब तक ये लाइट रिएक्शन रन नहीं करेगा, और जब तक लाइट रिएक्शन रन नहीं करेगा तब तक ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, और जब तक ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसके ऊपर बेस्ड है डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो ये डार्क रिएक्शन भी फर्दर रन नहीं करेगा। तो डार्क रिएक्शन का जो साइट है दैट इज द स्ट्रोमा। तो अब लिख देता हूँ द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इज स्ट्रोमा, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन दैट इज द स्ट्रोमा। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन का साइट है कहाँ, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसके प्रोडक्ट होंगे ATP और NADPH। जबकि डार्क रिएक्शन का जो साइट दैट इज द स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है कौन, रोबिस्को एंजाइम, जो कि उस रिएक्शन को रन करवाता है। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट जो होंगे इस रिएक्शन के, प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इज C6H12 और O6। ठीक है, तो ATP और NADPH2 को यूटिलाइज करके क्या बनाया जा रहा है वहां पे डार्क रिएक्शन के टाइम, C6H12 O6 बेसिकली। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का। तो ये तो क्या साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ध्यान रखना साइट है जो फोटोसिंथेसिस का, वो पहले तो प्लांट के अंदर जाएंगे तो लीफ है, लीफ के अंदर भी जाएंगे तो मीजोफिल सेल से, मीजोफिल सेल के अंदर जाएंगे तो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जाएंगे। ठीक है, तो थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा। तो थाइलाकॉइड जो है उसकी मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर तो लाइट रिएक्शन रन करता है, जबकि स्ट्रोमा जो होगी उसके अंदर डार्क रिएक्शन रन करता है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है दे आर यूटिलाइज इन डार्क रिएक्शन बेसिकली। ठीक है, और डार्क रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज C6H12O6। डार्क रिएक्शन में ही CO2 का फिक्सेशन होता है, तो इस रिएक्शन को हम CO2 फिक्सेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली। फर्दर नेक्स्ट देखते हैं कि द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस।
कि फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म है क्या और उसको कितने स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया गया बेसिकली। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो था दैट इज द साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस। mechanism of photosynthesis फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो बताया था ना कि फोटोसिंथेसिस के अंदर दो रिएक्शंस इंक्लूडेड है। पहला रिएक्शंस को तो बोलते हैं हम डार्क लाइट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शंस को बोलते हैं हम डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो डार्क रिएक्शन के अंदर काम आएंगे। तो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट थे वहां पे एटीपी था और NADPH2 था, और इन्हीं को हमने असिमिलेटरी पावर भी बोला। ठीक है, तो असिमिलेटरी जो पावर है उस असिमिलेटरी पावर को यूटिलाइज किया जाता है इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन के जो स्टेप्स है या फिर इस मैकेनिज्म जो है फोटोसिंथेसिस को, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट दैट इज लाइट रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन, और दूसरा होगा डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के जो स्टेप्स हैं दैट इज स्टेप ऑफ लाइट रिएक्शन दैट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सबसे पहला जो स्टेप है, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होगा, जो लाइट की जो एनर्जी है, ठीक है, उसको कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, दूसरा दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, या फिर ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसका स्प्लिट कैसे होगा, फोटोलाइसिस का जो होगा वो स्प्लिट कैसे होगा बेसिकली, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जब हो जाएगा, ठीक है, तब हमें क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो स्टेप होगा दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ही हम फर्दर डिस्कस करेगा फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो यहाँ फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होगा वो लाइट के बेसिस पे एटीपी के सिंथेसिस को हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन बेसिकली। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ही हम डिस्कस करेगा फोटो सिस्टम्स। तो यहाँ फोटो सिस्टम के अंदर हम डिस्कस करेगा फर्दर PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड, इनका भी डिस्कस करेगा। ठीक है, उसके बाद फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है, फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब ये फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होगा वो हम दो टाइप से डिस्कस करेगा, एक तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसको हम जेड स्किन रिएक्शन भी बोलेगा बेसिकली। ठीक है, तो एक तो क्या है यहाँ पे नॉन साइक्लिक, और दूसरा होगा नॉन साइक्लिक, और इसको जेड स्किन रिएक्शन भी हो। जबकि दूसरा जो होगा दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ध्यान रखना कि फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एटीपी का सिंथेसिस, कन्वर्जन ऑफ एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस इनटू एटीपी। जबकि यहाँ टर्म जो यूटिलाइज आ रहा है दैट इज फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो इन द सेंस लाइट के बेसिस पे एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस से कन्वर्जन है किसमें, एटीपी के अंदर बेसिकली।
ठीक है, तो यहाँ हम दोनों साइकिल्स को देखेगा या दोनों टाइप से डिस्कस करेगा, फोटो फॉस्फोरिलेशन को साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा फोटो फॉस्फोरिलेशन के बाद दैट इज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बेसिकली हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये पूरा जो रिएक्शन होगा दैट इज द लाइट रिएक्शन के स्टेप्स। ठीक है, तो दूसरा जो रिएक्शन होगा दैट इज द डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में बताया जाता है कि उसको केल्विन साइकिल है और C3 साइकिल है, दैट इज डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन जो होगा उसके अंदर C6H12 O6 का फॉर्मेशन होगा। तो वन बाय वन इन रिएक्शन को हम फर्दर डिस्कस करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, अब लाइट रिएक्शन का जो साइट है वो हमें पता है कि थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन, उस थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होता है और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के अंदर ही सारे स्टेप्स होते हैं, चाहे वो एनर्जी ट्रांसफर हो गया है, चाहे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया है, या फिर वो फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हो गया बेसिकली। ठीक है, तो हम सारा ये जो लाइट रिएक्शन है वो फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें लाइट रिएक्शन का, ठीक है, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है बेसिकली। ठीक है, हिल ने डिस्कवर किया तो इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, हिल रिएक्शन भी इसको बोला जाता है बेसिकली। ठीक है, लाइट रिएक्शन के अंदर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा एज वेल एज ATP एंड NADPH2 का भी फॉर्मेशन होगा बेसिकली। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इसमें क्या होगा, फोटोलाइसिस होगा। ठीक है, दूसरा ATP एंड NADPH2 will produces as assimilatory power, as assimilatory power। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन जो होगा, लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो इसका जो साइड जो था दैट इज कंप्लीटेड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन basically which arrange a thylakoid membrane which present in thylakoid membrane basically। ठीक है, तो ये उस लाइट रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होगा, इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, इसके अंदर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, ATP एंड NADPH2 का फॉर्मेशन होगा जो कि एक एसिमिलेटरी पावर है। दूसरा कि ये कंप्लीटेड होगा कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के अंदर जो कि प्रेजेंट है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली। दूसरा कि लाइट रिएक्शन जो है ना वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, जबकि डार्क रिएक्शन जो है वो रिडक्शन रिएक्शन है। इसी वजह से फोटोसिंथेसिस को हम ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और CO2 का वहां पे रिडक्शन हो रहा है बेसिकली। ठीक है, इट इज ऑक्सीडेटिव रिएक्शन बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल will फोटोलाइज्ड और क्या होगा, उस वाटर मॉलिक्यूल का लाइसिस होगा, ब्रेक डाउन होगा बेसिकली।
ठीक है, तो इनका ये लाइट रिएक्शन जो थी उस लाइट रिएक्शन की डिफरेंट स्टेप्स थे। ठीक है, और ये बताया था कि लाइट रिएक्शन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कंप्लीट होगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ही तो वो एनर्जी ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ही फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ही फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो कैरियर मॉलिक्यूल का, इलेक्ट्रॉन के कैरियर मॉलिक्यूल का एक अरेंजमेंट है, जस्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होगा बेसिकली ईटीसी, ईटी और सी, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और सिस्टम भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर थाइलाकोइड्स थी जो कि पाइलोप्रोटीन ग्रेना बना रही थी बेसिकली। तो एक थाइलाकोइड को यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसलिए। ठीक है, ये थाइलाकोइड, ये ध्यान रखना कि इस थाइलाकोइड के बाहर के साइड ये सारा स्ट्रोमा रीजन है, तो इसके चारों साइड क्या होगा, स्ट्रोमा रीजन होगा, थाइलाकोइड। तो ये उसका ल्यूमन है, इनर साइड है ल्यूमन, और ये उसका मेम्ब्रेन है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। तो इस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एसोसिएटेड है जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। ठीक है, तो उन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के अरेंजमेंट को ही हम बोल रहे हैं क्या, ए, टी और सी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली। अब यहाँ कौन कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर वो कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड है, ठीक है, तो मैं उसको यहाँ से फर्दर और डिटेल से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एसोसिएटेड था थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर। दिस इज पीएस सेकंड। पीएस सेकंड के बाद फियोफाइटिन आएगा, फियोफाइटिन जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्विनोन जो कि दो हाइड्रोजन आयन को यूटिलाइज करके ये रिड्यूस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टोक्विनोल, और जब ऑक्सीडाइज होगा तो फिर से प्लास्टोक्विनोल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F बेसिकली। तो साइटोक्रोम B6 और F जो है, ठीक है, दे आर अरेंज इन डाउनहिल जर्नी। डाउनहिल जर्नी का मतलब क्या है कि यहाँ पे हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ उनका अरेंजमेंट है, और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आता है या मूव करता है, देन इट लिबरेट और इट रिलीजेस द एनर्जी, जो हम एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर जो देखते हैं। ठीक है, कि व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मूव फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, इट कम्स इन लो एनर्जी लेवल बाय रिलीजिंग द एनर्जी, वो एनर्जी को रिलीज करता हुआ आता है। तो उसी एनर्जी को यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है इन द कन्वर्जन ऑफ एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फोरस इनटू एटीपी बेसिकली। तो साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F के बाद दैट इज द प्लास्टोसाइनिन, पीसी भी हम उसको बोलते हैं, प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, तो प्लास्टोसाइनिन जो होगा ना वो एक लिंक है बिटवीन पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड के बीच में किसी। ठीक है, और प्लास्टोसाइनिन जो होगा ये इलेक्ट्रॉन को देने का काम करता है पैराडॉक्सिन या पीएस फर्स्ट के लिए, ये पीएस फर्स्ट, और यहाँ ये पीएस सेकंड बेसिकली, पीएस सेकंड। तो पीएस फर्स्ट जो होगा
इसमें प्रेजेंट होता है फेरिडॉक्सिन एफडी, और एफडी एसोसिएटेड होता है फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स एफआरसी। ठीक है, तो एफआरसी होगा ये यूटिलाइज करेगा NADP प्लस 2 हाइड्रोजन आयन, प्लस 2 हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, उस इलेक्ट्रॉन का लास्ट एक्सेप्टर जो है दैट इज NADP। ठीक है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करके ही और 2 हाइड्रोजन आयन को यूटिलाइज करके ही कन्वर्ट हो जाता है NADPH2 के अंदर, NADPH2, जो कि एक असिमिलेटरी पावर ट्रांसफर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जो उस थैलेपॉड की मेम्ब्रेन के अंदर एसोसिएटेड है बेसिकली। ठीक है, तो मैं आपको उसको यहाँ इस मेम्ब्रेन के अंदर बता रहा हूँ, दिस इज द मेम्ब्रेन। ये थैलेपॉड का वो मेम्ब्रेन है बेसिकली, थैलेपॉड मेम्ब्रेन। ऐसे करके मैंने एक पूरा थैलेपॉड बना के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का उसके अंदर पोजीशन बताया बेसिकली। ठीक है, तो पूरा थाइलाकॉइड है। तो ये तो थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, ऑफ थाइलाकॉइड बेसिकली। ठीक है, तो इसके अंदर अरेंज है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों बोला है? क्योंकि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे वो इलेक्ट्रॉन जो भी ना इस पूरे कॉम्प्लेक्स के थ्रू मूव करेगा, और मूव करेगा लास्ट में जाकर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा बाय द NADP। ठीक है, और NADP उसको एक्सेप्ट करके कन्वर्ट कर देगा NADPH2 के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो यहीं पे वो सारी रिएक्शंस होंगी। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, या फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया, या फिर फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शंस को हम फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये फोटो सिस्टम प्रेजेंट है। PS मतलब फोटो सिस्टम, तो PS सेकेंड और PS फर्स्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एसोसिएटेड है बेसिकली। तो इनको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इनकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। PS फर्स्ट जो होगा, PS फर्स्ट, ये देखो कि ल्यूमन की तरफ प्रेजेंट है। ये इनर साइड जो है ना वो ल्यूमन है, ल्यूमन। PS फर्स्ट की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक देखूं, प्रेजेंट टू आर, प्रेजेंट टू आर्स ल्यूमन, थाइलाकॉइड का जो ल्यूमन उधर की तरफ प्रेजेंट होगा बेसिकली। इसी के ऊपर इस PS सेकंड पे ही फोटोलाइसिस होता है वाटर मॉलिक्यूल, इन द सेंस वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, टूटता है, हाफ ऑक्सीजन के अंदर, 2 हाइड्रोजन आयन के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बेसिकली, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर विल अकर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑफ वाटर विल अकर। इसी पे क्या होगा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होगा बेसिकली। दूसरा PS सेकंड जो होगा, ये बिलो 680 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ की लाइट है उनको हार्वेस्ट कर सकता है बेसिकली। तो इसी वजह से इस PS सेकंड को हम PS 680 भी बोलते हैं। इट कैन हार्वेस्ट, इट कैन हार्वेस्ट लाइट ऑफ below 680 nanometer, 680 nanometer. So it is also called, it is also called PS 680। इस वजह से हम इसको और क्या बोल सकते हैं? PS 680 बेसिकली। ठीक है, 680। अब ये प्रेजेंट था ल्यूमन की तरफ बेसिकली। तो ये PS सेकंड जो होगा, इट पार्टिसिपेट ओनली इन नॉन साइक्लिक रिएक्शन, जबकि PS फर्स्ट जो होगा, इट पार्टिसिपेट इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन। इट पार्टिसिपेट
ओनली इन नॉन साइक्लिक रिएक्शन, नॉन साइक्लिक रिएक्शन या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। दूसरा थिंग कि जो PS 680 होगा या फिर PS सेकंड जो है, ठीक है, PS सेकंड जो है, ठीक है, या PS 680 जो है, ये एसोसिएटेड है ATP और NADPH2 फॉर्मेशन के साथ। इट एसोसिएटेड विद ATP एंड NADPH2 फॉर्मेशन। It associated with ATP and NADPH2 सिंथेसिस, उसके साथ एसोसिएटेड है सिंथेसिस बेसिकली। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स था PS सेकंड का। ठीक है, तो यहाँ PS सिस्टम या फोटो सिस्टम जो है, ठीक है, इनको LHC भी बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, क्योंकि दी कॉम्प्लेक्स हार्वेस्ट द सनलाइट। ठीक है, और उस हार्वेस्टेड सनलाइट को यूटिलाइज करते हैं उस वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने में बेसिकली, उसको ब्रेक डाउन करने में बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है फियोफाइटिन। ठीक है, तो फियोफाइटिन जो होगा वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये जो PS सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बाद, इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करता है सबसे पहले, दैट इज द फियोफाइटिन। तो फियोफाइटिन क्या है? इट इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बेसिकली। ठीक है, तो फियोफाइटिन जो होगा उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है PQ के पास। दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन प्लस आउटर साइड से ये 2 हाइड्रोजन आयंस यूटिलाइज करके नहीं, 2 हाइड्रोजन आयन को यूटिलाइज करके नहीं रिड्यूस हो जाता है प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोक्विनोल के अंदर। तो ध्यान रखना ये फॉर्म तो क्या है? प्लास्टोक्विनोन, और ये रिड्यूस जो फॉर्म है दैट इज प्लास्टोक्विनोल। तो नॉन से नॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 हाइड्रोजन आयन बेसिकली। ध्यान रखना ये हाइड्रोजन आयन को स्ट्रोमा साइड से यूटिलाइज कर रहा है, इधर ये स्ट्रोमा है पूरा बेसिकली। ठीक है, तो इनको रिड्यूस करके ये कन्वर्ट हो गया किसमें? PQS2 जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये 2 हाइड्रोजन आयन को फिर इधर ल्यूमन की तरफ एसोसिएट कर देगा, रिलीज कर देगा बेसिकली। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा ना, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इस ल्यूमन की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, जो कि केमियोस्मोटिक थ्योरी के लिए या केमियोस्मोटिक के बेसिस पे ATP सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा बेसिकली। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन आयंस को इसने यहाँ रिलीज कर दिया ल्यूमन की साइड, एज वेल एज 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने दे दिया साइटोक्रोम B6F के पास। ठीक है, तो PQS2 को फिर से कन्वर्ट हो गया किसमें? प्लास्टोक्विनोल के अंदर। ठीक है, बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 हाइड्रोजन आयन। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, दे ट्रांसफर टू द साइटोक्रोम B6F। अब साइटोक्रोम B6F जो है, साइटोक्रोम B6F जो है, दे अरेंज इन द डाउनहिल जर्नी। डाउनहिल जर्नी का मतलब क्या है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आएगा, मूव करेगा, ठीक है, तो इट लिबरेटेड रिलीजेस द एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब B6F से साइटोक्रोम B6F से साइटोक्रोम F की तरफ आएगा, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F की तरफ आएगा, ठीक है, तो इट लिबरेट द एनर्जी। वो क्या करेगा? कुछ एनर्जी का लिबरेशन करेगा, और दिस रिलीज एनर्जी इज यूज इन द कन्वर्जन ऑफ ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस इनटू ATP बेसिकली। ठीक है, ATP, इसी को हम फोटोफॉस्फोरिलेशन बोल रहे हैं, ATP के सिंथेसिस को बेसिकली। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है दिस फर्दर ट्रांसफर टू द प्लास्टोसाइनिन, these 2 electron is further transferred to the plastocyanin basically। तो प्लास्टोसाइनिन जो है,
ठीक है, वो एक मीडिएटर है बिटवीन द पी एस फर्स्ट एंड पी एस सेकेंड बेसिकली। तो ये इन दो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने का काम करेगा बेसिकली इस पी एस फर्स्ट के लिए। दिस ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द पी एस फर्स्ट। ठीक है, अब फर्दर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पी एस फर्स्ट का, तो पी एस फर्स्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे? पी एस फर्स्ट जो है वो पहली बात तो प्रेजेंट होगा स्ट्रोमा की तरफ। ठीक है, ये अपने पास या इसका जो हेड होगा वो प्रेजेंट होगा किधर? स्ट्रोमा की तरफ। ठीक है, तो इसके हेड वाले रीजन जो है या स्ट्रोमा की तरफ जहाँ प्रेजेंट है तो उस जगह पे एफ डी और एफ आर सी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को यूज करने का काम करेंगे। तो पी एस सेकेंड, अगर पी एस फर्स्ट का मैं क्वालिटी यहाँ पे लिखता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लिखता हूँ तो प्रेजेंट पी एस फर्स्ट प्रेजेंट टुवर्ड स्ट्रोमा बेसिकली स्ट्रोमा। दूसरा, ये दोनों रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा, साइक्लिक रिएक्शंस में भी एज वेल एज नॉन साइक्लिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट इन बोथ रिएक्शन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ये दोनों रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। इससे किसी टाइप से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, नॉट एसोसिएटेड with photolysis of water, ये उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है बेसिकली वाटर बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा इसकी और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो पी एस फर्स्ट है ये 680 नैनोमीटर से की जो वेवलेंथ है उससे तो अबव वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, और बिलो 700 को ये यूटिलाइज कर सकता है। इसी वजह से हम इसको पी एस सेकेंड भी पी एस 700 भी बोलते हैं। इट कैन हार्वेस्ट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट कैन हार्वेस्ट द लाइट अप टू 700 नैनोमीटर wavelength. It can harvest the light of up to 700 nanometer wavelength. So it is also called PS 700। इसी वजह से हम इसको और क्या बोलते हैं? PS 700 बेसिकली। ठीक है, तो PS 700 जो होगा ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है कहां से? PS फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए बेसिकली। ठीक है, दूसरा है पैराडॉक्सिन FD, ये भी स्ट्रोमा की तरफ प्रेजेंट होगा, स्ट्रोमा बेसिकली। ये स्ट्रोमा की तरफ प्रेजेंट है बेसिकली, प्रेजेंट टुवर्ड द स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करेगा पैराडॉक्सिन जो होगा। ठीक है, और ये Fe और सल्फर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स है। इट इज Fe सल्फर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, दूसरा FRC पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स, इसका मैं अपना बिल्कुल पैराडॉक्सिन ठीक है, और ये पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स बेसिकली कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये उन दो इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करते हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने का काम करेगा इस NAD के पास। तो दो इलेक्ट्रॉन तो ये जो यहां से आया है प्लस 2 हाइड्रोजन आयन प्लस 1 NADP, इन तीनों को मिला के कन्वर्ट कर देता है NADPH2।
ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या पीएस सेकंड से रिलीज हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू मूव करता हुआ लास्ट में जाके नहीं एक्सेप्ट हो जाता है एट NADP बेसिकली। इसी वजह से NADP को हम लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी बोलते हैं। NADP इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी बेसिकली। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहां से देखो कि एक तो ATP का फॉर्मेशन हो रहा है और NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यही लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स थे ATP और NADPH2 बेसिकली। तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ही वो क्या होगा, उस असिमिलेटरी पावर का सिंथेसिस होता है और फॉर्मेशन होता है, दैट इज ATP और NADPH2 बेसिकली। अब फर्दर जो स्टेप्स हैं वो स्टेप चाहे वो लाइट का या एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, या फिर वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया, ठीक है, या फिर वो फोटो फॉस्फोरिलेशन हो गया, ये सारे स्टेप जो होंगे दे विल अकर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ही कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो यहाँ ये जो फोटो सिस्टम्स हैं इनको हम LHC भी बोलते हैं, इनको हम LHC भी बोलते हैं बेसिकली। LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बेसिकली, कॉम्प्लेक्स। इनको ही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन फोटो सिस्टम्स के पास पिगमेंट मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होते हैं। क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स हो गया, वो पिगमेंट मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रॉन इन फोटो सिस्टम्स के पास प्रेजेंट होते हैं और पिगमेंट मॉलिक्यूल ही सनलाइट को हार्वेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो उस हार्वेस्टेड लाइट को ट्रांसफर कर दिया जाता है रिएक्शन सेंटर के पास। इसको हम फर्दर थोड़ा देखेगा, ठीक है, वहां एंटीना और रिएक्शन सेंटर के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, सिंगल फोटो सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है PS फोटो सिस्टम। तो इस फोटो सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक को तो बोलते हैं एंटीना, एंटीना, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। एक को तो एंटीना बोल रहे हैं और दूसरे को रिएक्शन सेंटर। ठीक है, तो जो एंटीना होगा, इस एंटीना के अंदर पिगमेंट मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है, दे आर द पिगमेंट। और ये पिगमेंट मॉलिक्यूल ही सन से जो लाइट आ रहा है उसको हार्वेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और हार्वेस्ट करके उस लाइट को हार्वेस्ट करके अल्टीमेटली ट्रांसफर करने का काम करते हैं रिएक्शन सेंटर के पास। तो रिएक्शन सेंटर के पास जो एनर्जी का लेवल जो होता है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल उस लाइट को हार्वेस्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पे, रिएक्शन सेंटर के पास। ध्यान रखने PS सेकेंडरी केस में रिएक्शन जो सेंटर होगा दैट इज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल या फिर रिएक्शन सेंटर जो होगा इस हार्वेस्टेड लाइट की जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करके ये इस वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। दो हाइड्रोजन आयन, हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली। ठीक है, ध्यान रखना कि चाहे PS फर्स्ट है चाहे वो PS सेकंड है, उनके पास क्या होंगे, वो पिगमेंट्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो वो दो फॉर्म में एसोसिएटेड है, या फिर ये इसकी दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो एंटीना और एक रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर तो वो मेन सेंटर है जो कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर परफॉर्म करने का काम करता है, जबकि एंटीना जो होगा उस एंटीना के अंदर लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है बेसिकली, जो कि लाइट को हार्वेस्ट करते हैं। तो जो लाइट रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप जो था ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वो इसी जगह पे होता है। ठीक है, इस एंटीना मॉलिक्यूल्स के अंदर ही होता है। ठीक है, कि जो लाइट एनर्जी आ रहा है, इस लाइट एनर्जी को फर्दर क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके यहाँ इस रिएक्शन सेंटर के लिए अवेलेबल करवाया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो हम फर्दर वो नेक्स्ट स्टेप डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बेसिकली। ठीक है,
ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का जो ट्रांसफर है, लाइट एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफर या कन्वर्जन है बेसिकली। ये तो लाइट एनर्जी है, जबकि इसको स्प्लिट करने के लिए जो एनर्जी बनेगा वो दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ वो जो कन्वर्जन है, वो कन्वर्जन को मैं यहाँ पे एटॉमिक लेवल पे बता रहा हूँ बेसिकली, कि लाइट जो एनर्जी है, ये लाइट जो है, ठीक है, उस लाइट की हेल्प से मैं एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ पूरा, जिसमें एमिशन स्पेक्ट्रा को मैं दिखा रहा हूँ। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन। तो लाइट एनर्जी के बेसिस पे ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, और ये एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी ग्राउंड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट में। तो इन इलेक्ट्रॉन को अगर मैं किसी टाइप से कोई एनर्जी देता हूं, तो ये ग्राउंड स्टेट से चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट के अंदर, दे रीच टू द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में जो गया है लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके नहीं, ठीक है, इसको तो हम फर्दर बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, जबकि अब ये हमेशा तो उस एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर सम टाइम, दैट इज 10⁻⁹ सेकेंड टाइम बाद ये क्या होंगे, वापस अपने उसी ग्राउंड स्टेट में आएंगे। तो जब कभी भी अपने ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो दे रिलीजेस द एनर्जी, वो क्या होंगे, कंटिन्यूअस एनर्जी की फॉर्म में उसको रिलीज करेंगे बेसिकली, उसको कंटिन्यूअस एनर्जी की फॉर्म में क्या है उसको रिलीज करेगा। तो जब कंटिन्यूअस एनर्जी की फॉर्म में उसको रिलीज करेंगे, देन दे फॉर्म द फ्लोरोसेंस बेसिकली। वो कौन सी, दे फॉर्म द फ्लोरोसेंस, ये फ्लोरोसेंस। ठीक है, तो इस एनर्जी को यूटिलाइज करके, ये तो लाइट एनर्जी है, ये तो लाइट एनर्जी था, तो कन्वर्ट हो गया किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही यूटिलाइज हो रहा फर्दर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये जो वाटर था इसको ब्रेक करने में, दैट इज 2 हाइड्रोजन आयन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ ऑक्सीजन, ये सिंगल। ठीक है, तो दिस ओवरऑल वाज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, ध्यान रहे कि जो लाइट है, लाइट एनर्जी जो है, ये लाइट एनर्जी पिगमेंट मॉलिक्यूल के थ्रू हार्वेस्ट हुआ। तो पिगमेंट मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक्साइटेड स्टेज में गए, एक्साइटेड स्टेज में जाने के बाद वो वापस अपने ग्राउंड स्टेज में जब आएगा तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की फॉर्म में उसको रिलीज करने का काम करते हैं, जिसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट बेसिकली। ठीक है, तो वो फ्लोरोसेंट या वो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी जो है वो उस वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने का काम करेगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर जो होगा, उस रिएक्शन सेंटर के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रेजेंट होता है, वो जो कि पिगमेंट मॉलिक्यूल के थ्रू उसके पास ट्रांसफर किया गया है। तो ये रिएक्शन सेंटर जो है, उस रिएक्शन सेंटर उस वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करता है बेसिकली। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट स्टेप था उस लाइट रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो सेकंड स्टेप जो है कि जो फोटोलाइसिस हुआ वाटर मॉलिक्यूल का, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, उसके बाद सेकंड जो स्टेप है दैट इज द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और फोटोलाइसिस ऑफ जो वाटर है, ठीक है, वो क्या है, लाइट के बेसिस पे उस वाटर का ब्रेक डाउन है, वाटर मॉलिक्यूल का क्या है वो ब्रेक डाउन है। तो नेक्स्ट स्टेप इज द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बेसिकली। ठीक है, इसको हम मिल रिएक्शन से बोलेंगे फिर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, रॉबर्ट हिल ने इसको डिस्कवर किया, तो इस वजह से हम उसको रॉबर्ट हिल रिएक्शंस भी बोलते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, अभी बताया कि फोटोलाइसिस जो वाटर का है, वो पहली बात तो पीएस सेकंड पे होगा, ये पीएस सेकंड है।
PS सेकेंड, और इसको PS 680 भी बोलते हैं, फोटो सिस्टम 680 क्यों बोला गया, हमें पहले से पता है कि वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को हार्वेस्ट कर सकता है इसी तरह। ठीक है, तो फोटो लाइसिस, लाइट के बेसिस पे उस वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन को बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ ये जो पिगमेंट्स हैं, ये पिगमेंट्स उस एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं रिएक्शन सेंटर के पास। तो अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर जो है जिसके पास ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ये परफॉर्म कर रहा है एक वाटर मॉलिक्यूल का लाइसिस। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल का जब लाइसिस करेगा, ब्रेकडाउन जब करेगा, तो वो दो तो हाइड्रोजन आयन दे रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और हाफ ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, हाफ ऑक्सीजन दे रहा है। तो वहां एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिबरेट करने के लिए, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिबरेट करने के लिए मुझे 2 वाटर मॉलिक्यूल का चाहिए, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल से मेरे पास हाफ ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल से मेरे पास एक ऑक्सीजन आएगा बेसिकली। ठीक है, तो इस रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, मुझे रिक्वायरमेंट होता है क्लोराइड आयन का, मैग्नीज आयन का और कैल्शियम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि वहां पे कौन से जो आयन्स हैं उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, दैट इज क्लोराइड, मैग्नीज और कैल्शियम आयन, इनकी प्रेजेंस में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है उसकी रिएक्शंस को अगर लिखता हूं मैं, तो 2H2O, ये लाइट एनर्जी या एनर्जी से 4 तो हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट हुआ है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स और 1 ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इन मॉलिक्यूल्स को बना के मैं इसमें भी कन्वर्जन कर सकता हूँ। इन द सेंस हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन ये मिलकर फिर क्या बना सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बेसिकली। लेकिन फोटोलाइसिस जो है वो इस वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन है। मैं स्टेप को यहाँ पे लिख रहा हूँ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिबरेट हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ है, दिस इलेक्ट्रॉन further passes through the electron transport chain, further passes through the electron transport chain, it further passes to electron transport chain. ठीक है, to produces ATP and NADPH2। ठीक है, तो वो क्या होगा, ATP बनाएगा और NADPH2 का भी सिंथेसिस परफॉर्म करेगा। कौन, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा। ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम फर्दर बोलेगा फोटो फॉस्फोरिलेशन बेसिकली। नेक्स्ट है फोटो फॉस्फोरिलेशन। फोटो फॉस्फोरिलेशन बेसिकली फोटो फॉस्फोरिलेशन in the sense formation of ATP। ठीक है, by using लाइट को यूज में, लेकिन एटीपी का जो कन्वर्जन, एटीपी का फॉर्मेशन, दैट इज द फोटो फॉस्फोरिलेशन बेसिकली। इट विल अकर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इट विल अकर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेसिकली। फोटो फॉस्फोरिलेशन
फोटोफॉस्फोरिलेशन, या फिर इट अकर इन टू रिएक्शंस, इट अकर इन टू रिएक्शंस, वो दो रिएक्शंस के अंदर होता है, या रिएक्शंस और साइकिल, ठीक है। तो यहाँ एक तो है नॉन साइक्लिक रिएक्शन, एक तो क्या है यार, नॉन साइक्लिक रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा होगा यहाँ पे कौन, साइक्लिक रिएक्शन, बेसिकली साइक्लिक रिएक्शन। तो उन नॉन साइक्लिक और साइक्लिक रिएक्शंस के टाइम क्या होगा, वो एटीपी का सिंथेसिस जो है उसको हमने बोल दिया फोटोफॉस्फोरिलेशन, बेसिकली, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। दैट इज द फर्स्ट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, बेसिकली। नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है, वो मैं बता रहा हूं आपको कि पीएस सेकंड जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। इन द सेंस इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, एक रीजन से तो ओरिजिनेट होगा, जो कि दूसरे रीजन पे जाके वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएगा बेसिकली। इस वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन वापस अपने उसी पाथ पे, उसी रीजन पे लौट के नहीं आ पाता, इसी वजह से इसको बोला नॉन साइक्लिक, ठीक है। तो याद रखना कि पीएस सेकंड जो है, पीएस सेकंड, इस पीएस सेकंड पे, और इसको पीएस सिक्स एक्टिव बोला, ये लाइट रिएक्शन, ये लाइट है, ठीक है। तो लाइट के बेसिस पे इस पीएस सेकंड पे ये वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस हुआ था, जिसमें दो तो हाइड्रोजन आयन बना था और हाफ ऑक्सीजन बना था, हाफ ऑक्सीजन, और दो इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन हुआ था, टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो टू इलेक्ट्रॉन जो होंगे दे आर फर्स्ट एक्सेप्ट बाय द फियोफाइटिन, इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा कौन, फियोफाइटिन। हमें पता है कि फियोफाइटिन जो है वो एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बेसिकली एक्सेप्टर, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पीएस सेकंड से रिलीज हुए, दे आर फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय द फियोफाइटिन, किसने एक्सेप्ट किए, फियोफाइटिन। तो फियोफाइटिन ट्रांसफर दिस इलेक्ट्रॉन, वो उन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा प्लास्टोक्विनोन के पास, बेसिकली, जिसको हम पीक्यू भी बोल रहे हैं, पी और क्यू, ठीक है, PQH2। तो PQ जो है इसको तो प्लास्टोक्विनोन बोला है, और PQH2 को हमने बोला प्लास्टोक्विनोल। तो यहां से ये दो हाइड्रोजन आयंस को यूटिलाइज करके प्लस दो इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करके PQ कन्वर्टेड इनटू PQH2, इन द सेंस प्लास्टोक्विनोन कन्वर्टेड इनटू प्लास्टोक्विनोल, ठीक है। दो हाइड्रोजन आयंस को ये फर्दर ल्यूमर की तरफ रिलीज करके, अब ऑक्सीडेशन हो रहा है इस वक्त। जब दो हाइड्रोजन आयन को यूटिलाइज किया था और दो इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज किया था, तब तो उसका रिडक्शन हुआ था, PQH2 में जब कन्वर्ट हुआ है वो। लेकिन PQH2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो दो तो हाइड्रोजन आयन बना रहा और फिर से दो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर रहा, PQ को लिबरेट कर रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे फर्दर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है आर फर्दर यूटिलाइज बाय these electron further utilized by cytochrome B6 and cytochrome F, बेसिकली इसके थ्रू यूटिलाइज होगा। तो साइटोक्रोम B6F जो है ये डाउनहिल जर्नी में अरेंज है, और डाउनहिल जर्नी का मतलब क्या होता है, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ। तो जब ये हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, दिस इलेक्ट्रॉन,
तो दिस इलेक्ट्रॉन लिबरेट और रिलीजेस द एनर्जी। अभी बताया था कि एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या हाई एनर्जी लेवल से जब लो एनर्जी लेवल के पास इलेक्ट्रॉन आता है तो इट रिलीजेस द एनर्जी। तो उस रिलीज एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है इन कन्वर्जन ऑफ एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस इनटू एटीपी। ये इसमें तो ये एक एटीपी का फॉर्मेशन है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये फर्दर ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्लास्टोसाइलिन के पास। दिस इलेक्ट्रॉन फर्दर ट्रांसफर टू द पीसी, जिसको हमने बोला प्लास्टोसाइलिन। और प्लास्टोसाइलिन जो होगा वो मीडिएटर है, वो लिंक है बेसिकली पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड के बीच में, ठीक है। तो इसको ये ट्रांसफर करने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का काम करेगा पीएस फर्स्ट के पास। दिस इज द पीएस फर्स्ट। तो इलेक्ट्रॉन अब आ गया कहां पे, पीएस फर्स्ट के पास। ये पीएस फर्स्ट, दो इलेक्ट्रॉन पीएस फर्स्ट। अब पीएस फर्स्ट के पास इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ पहुंच गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, इस इलेक्ट्रॉन को फर्दर एक्साइट करने के लिए, फर्दर रिलीज करने के लिए पीएस फर्स्ट से, तो पीएस फर्स्ट अगेन यूटिलाइजेस द एनर्जी। ये फिर से लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। तो इस लाइट एनर्जी के बेसिस पे जो इलेक्ट्रॉन जो इस पीएस फर्स्ट के पास थे, जो कि पीएस सेकंड से आए, ये फर्स्ट से एक्साइटेड हो जाएंगे। ये फर्स्ट से क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इनको यूटिलाइज कर लेगा एफडी, फेरेडॉक्सिन। ये फेरेड और फेरेडॉक्सिन जो होगा इनको दे देगा एफआरसी के लिए, एफआरसी फेरेडॉक्सिन रिलीजिंग कॉम्प्लेक्स। एफआरसी में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देगा NADP से इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा वो ये दो इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड हुए, ये पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन से एफआरसी, तो दो इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन आयन प्लस 1 NADP, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे NADPH2 के अंदर, NADPH2 के अंदर, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया लास्ट में जाके नहीं NADP ने बेसिकली, ठीक है। तो NADP उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नहीं, वो खुद रिड्यूस हो जाएगा NADPH2 की फॉर्म में, ठीक है। तो NADPH2 एंड ATP दे वर द असिमिलेटरी पावर। लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट थे, एंड प्रोडक्ट जो थे, दे आर द ATP और NADPH2 बेसिकली। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड से रिलीज हुआ था, थियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, पीएस फर्स्ट, फेरिडॉक्सिन, एफआरसी, और लास्ट में जाके ही एंड हो गया कहाँ पे, NADP के पास। तो इलेक्ट्रॉन वापस लौट के नहीं आया। इसी वजह से इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और इसका जो मैनर है वो जिगजैग मैनर है, ऐसे करके। इसी वजह से इसको हम जेड स्ट्रीम रिएक्शन भी बोलते हैं। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और जेड स्ट्रीम रिएक्शन, इसको हम जेड स्ट्रीम रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं, इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होंगे, दे आर ATP एंड NADPH2, ये होंगे, ठीक है, ATP एंड NADPH2। दूसरा, इसमें दोनों ने रोल प्ले किया, पीएस सेकंड ने रोल प्ले किया और पीएस फर्स्ट ने भी रोल प्ले किया बेसिकली, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है, दैट इज साइक्लिक। तो साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा, वहां पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जिस रीजन से ओरिजिनेट हुआ है वो वापस उसी रीजन पे आके स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो वो ऐसे रोटेट होता ही रहेगा। जब रोटेट होता रहेगा तो साइक्लिक मैनर में ATP का फॉर्मेशन करता रहता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पीएस फर्स्ट से रिलीज हुआ है, अगर साइटोप्लाज्म के अंदर NADP कॉन्सेंट्रेशन कम है या स्ट्रोमा के अंदर NADP कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है, और NADPH2 ज्यादा है,
अगर NADPH2 ज्यादा है और NADP कम है तो इलेक्ट्रॉन्स ये FD से हाइड्रोक्सिन से ये मूव कर जाएगा प्लास्टोक्विनोन के पास। दे मूव टू द प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, तो प्लास्टोक्विनोन के पास मूव जब करेगा तो प्लास्टोक्विनोन और हाइड्रोक्सिन जो है दे अरेंज इन डाउनहिल जर्नी, वो डाउनहिल जर्नी के अंदर अरेंज है। तो इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोक्सिन से प्लास्टोक्विनोन के पास मूव करेगा तो इसका तो हाई एनर्जी लेवल है और उसका लो एनर्जी लेवल है, रिजल्टेंट इट रिलीजेस द एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा कन्वर्जन ऑफ एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस इनटू एटीपी बेसिकली। ठीक है, यहां से आगे की इस रिएक्शन का लिंकिंग इसके साथ फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, पीएस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुआ, पैराडॉक्सिन के पास गया, पैराडॉक्सिन से प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से फर्दर पैराडॉक्सिन साइटोक्रोम B6F के पास फिर से एटीपी बनाया और प्लास्टोसाइनिन के थ्रू फिर से कहाँ पे आ गया वो पीएस फर्स्ट के पास। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है या इलेक्ट्रॉन का जो पैसेज है वो साइक्लिक है, तो इसी वजह से इसको बोल दिया साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ध्यान रखना साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है, रिलेशन जो है यहां पे ओनली पीएस फर्स्ट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, दूसरा इस रिएक्शन का या इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ एटीपी होगा, 2 एटीपी, यहाँ NADPH2 प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो एंड प्रोडक्ट इज 2 ATP एंड नो NADPH2, किसी टाइप से कोई NADPH2 प्रोडक्शन नहीं है बेसिकली। तो बात आता है कि कब रन करता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, कब रन करेगा, मैंने आपको बताया जब स्ट्रोमा के पास NADPH2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और NADP का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। ठीक है, तब जाके वो क्या होगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रन करेगा। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जब रन करेगा तो मुझे 2 ATP मिलेगा, NADPH2 नहीं मिलेगा बेसिकली। दूसरा थिंग कि इसके अंदर पीएस फर्स्ट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन जो थी दे वर द फोटोफॉस्फोरिलेशन बेसिकली, साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशंस। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। नेक्स्ट जो स्टेप है उस लाइट रिएक्शन का दैट इज केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस बेसिकली। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस इन द सेंस एटीपी का सिंथेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट के बेसिस पे एटीपी का सिंथेसिस जो है उसको हम बोलते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस बेसिकली, जो कि पीटर मिशेल ने डिस्कवर किया था सबसे पहले। ठीक है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ठीक है, क्या है, प्रपोज बाय पीटर, इसने इसको प्रपोज किया था। इट एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी on the basis of proton gradient basically, प्रोटॉन ग्रेडियंट के बेसिस पे। ठीक है, तो वो कैसे होगा वो हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं।
ये मैं एक थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन बता रहा हूँ, ये थाइलाकॉइड है। दिस इज थाइलाकॉइड, ओवरऑल थाइलाकॉइड है, बाकी ये इसका मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, और इनर साइड दैट इज ल्यूमन। ठीक है, तो हमें पता है कि इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एसोसिएटेड था, जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एसोसिएटेड थे वहां पे। और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो थे वो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रहे थे, ठीक है, और एटीपी का सिंथेसिस परफॉर्म कर रहे थे। तो पीएस सेकंड जो था उसमें फोटोलाइसिस हो रहा था वाटर मॉलिक्यूल का, दिस इज पीएस सेकंड। तो पीएस सेकंड पे यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस हो रहा था, तो 2 हाइड्रोजन आयन लिबरेट हो रहा था, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो रहा था बेसिकली, ठीक है, और हाफ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था। दूसरा प्लास्टोक्विनोन जो था दैट इज पीक्यू। ये आउटर साइड से बताने कि बाहर की साइड पूरा स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा, तो आउटर साइड से ये 2 हाइड्रोजन आयंस को यूटिलाइज करके नहीं PqH2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, और PqH2 फर्दर ऑक्सीडाइज होकर नहीं 2 हाइड्रोजन आयन को इनर ल्यूमन की साइड रिलीज कर रहा था, ठीक है, और फिर से वो खुद PQ में कन्वर्ट हो रहा था, प्लास्टोक्विनोन में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ एक तो PS फर्स्ट, PS सेकंड और एक प्लास्टोक्विनोन कंटिन्यू अगर ऐसा ही वर्क करते चले, ठीक है, तो इनर साइड प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, प्रोटॉन का ग्रेडियंट ज्यादा होगा, ठीक है, ये प्रोटॉन्स तो इस ल्यूमन की तरफ इंक्रीज होता जा रहा है। अब इंक्रीज होता जा रहा तो उस ल्यूमन की तरफ एसिडिक कंडीशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछता है कि उस स्ट्रोमा उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे ज्यादा एसिडिक कंडीशन कहाँ होता है, तो हमसे ध्यान रखना इनसाइड द ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए पीएच उस जगह पे ज्यादा होगी बेसिकली, ठीक है। दूसरा बाहर की साइड से, आउटर साइड से हाइड्रोजन आयन जब इनर साइड पंप हो रहा है 2 हाइड्रोजन आयन, तो आउटर साइड जो होगा ना स्ट्रोमा की तरफ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो कम होगा तो इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन जो है ये PS फर्स्ट है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर एक एटीपी सिंथेज होता है जिसको हम ऑक्सीजोम भी बोलते हैं, दिस इज द एटीपी सिंथेज, ठीक है। तो एटीपी सिंथेज जो है, एटीपी सिंथेज, ठीक है, और ऑक्सीजोम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 पार्टिकल्स का बना हुआ है, दैट इज F0 पार्टिकल और एक F1 पार्टिकल, ये तो होता है F1 और ये होता है F0। तो F0 पार्टिकल जो होता है ना वो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड होता है, ठीक है, और इमूवेबल होता है, जबकि F1 जो पार्टिकल है वो स्ट्रोमा की तरफ प्रेजेंट होता है। बताने कि आउटर साइड स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा है पूरा वैसे, ठीक है, तो वो प्रेजेंट होता है आउटर साइड, और F1 जो है वो मूवेबल है, वो रोटेट हो सकता है, अपना कन्फर्मेशन चेंज कर सकता है बेसिकली, ठीक है, और जब वो एक बार कन्फर्मेशन चेंज करता है देन इट कन्वर्ट 1 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस इनटू 1 ATP, ठीक है। तो यहाँ F0 जो है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर वो इमूवेबल है, जबकि F1 वो क्या है, मूवेबल है। तो ये 2 पार्टिकल है, F0 पार्टिकल और एक F1 पार्टिकल। F0 पार्टिकल और F1 पार्टिकल को जोड़ने का जो काम करती है दैट इज स्टार्ट, ठीक है, और ये इंटरनली हॉलो होते हैं, अंदर से क्या होंगे, हॉलो होंगे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ इस ल्यूमन के अंदर
हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है, प्रोटॉन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, जबकि आउटर साइड प्रोटॉन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है। कम क्यों कम है? क्योंकि ये पीक्यू जो था वो कंटिन्यूअसली बाहर से हाइड्रोजन आयन को इनर साइड पंप करने का काम कर रहा था, जिसकी वजह से इनर साइड ज्यादा बढ़ रहा था, हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ कम हो रहा था बेसिकली। ठीक है। दूसरा एक और रीजन था कि NADP जो था, उस NADP में भी दो हाइड्रोजन आयन जुड़ रहा था पीएस फर्स्ट के ऊपर या फेराडॉक्सिन के ऊपर, NADP, इस पे दो हाइड्रोजन आयन फिर कंज्यूम हो रहा था, तो ये कन्वर्ट हो रहा था NADPH2 के अंदर। तो यहां से भी हाइड्रोजन आयन की कमी हो रहा है। ठीक है। तो ये रीजन है कि स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन आयन तो क्या होंगे, कम होंगे, प्रोटॉन्स कम होगा बेसिकली, जबकि ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है। तो ल्यूमन की तरफ ज्यादा प्रोटॉन और स्ट्रोमा की तरफ कम प्रोटॉन, दिस विल फॉर्म ए डिफरेंस। ठीक है। उनके बीच में क्या होगा, डिफरेंस, और द डिफरेंस इज नोन एज द ग्रेडियंट। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को ही हम बोल रहे हैं क्या, प्रोटॉन आयन ग्रेडियंट बेसिकली। ठीक है। तो ये हमें पता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं, आयंस जो होते हैं, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये प्रोटॉन्स जो होंगे अब इनर साइड ज्यादा है और आउटर साइड कम है, रिजल्टेंट these protons move from lumen to stroma, वो ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ मूव करेगा। तो जब वो ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ मूव करेगा दो प्रोटॉन, तो इट लिबरेट द एनर्जी, वो क्या है, एनर्जी लिबरेट करता हुआ जाएगा, और वो लिबरेटेड एनर्जी जो होगा वो यूटिलाइज किया जाएगा एफ नॉट पार्टिकल के थ्रू। रिजल्टेंट एफ नॉट पार्टिकल चेंज इट्स कन्फर्मेशन, वो अपनी कन्फर्मेशन चेंज करेगा, और एक बार कन्फर्मेशन चेंज करने में 1 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू 1 ATP, वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें 1 ATP के अंदर। ठीक है। तो इस टाइप से प्रोटॉन आयन के बेसिस पे ADP का ATP में कन्वर्जन इज नॉन एज द केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। उसको हम बोल रहे हैं क्या, केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बेसिकली, जो कि पीटर मेसेल ने सबसे पहले प्रपोज किया था। ठीक है। तो अब बाहर की साइड सर पूरा साइड में ये यहाँ सर स्ट्रोमा है, और स्ट्रोमा के अंदर ATP रिलीज हो रहा है और NADPH2 भी रिलीज हो रहा है बेसिकली। ठीक है। तो ATP और NADPH2 जो है, दे आर द असिमिलेटरी पावर, जो कि लाइट रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है। तो इनको ही अब डार्क रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज किया जाएगा बेसिकली। ठीक है। और CO2 का फिक्सेशन किया जाएगा। ठीक है। तो डार्क रिएक्शन में असिमिलेटरी पावर को यूटिलाइज करके नहीं, CO2 का फिक्सेशन करके नहीं, वहां पे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया जाता है, C6H12O6 का फॉर्मेशन किया जाता है बेसिकली। ठीक है। जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे बेसिकली। थैंक यू।